हेलो 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 हेलो। ओके जी, मैंने माइक भी लगा लिया ताकि आप कम से कम इस यूनिट में आपको प्रॉपर आवाज़ आ जाए और अच्छी। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले यूनिट में आपको आवाज़ प्रॉपर आ रही थी और अब मैंने माइक यूज़ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ और अच्छी आवाज़ आएगी आपको। चलें, तो शेयर हो गई है स्क्रीन आपके साथ। स्क्रीन आपको नज़र आ रही है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को और उम्मीद करता हूं कि आप अपना पार्टिसिपेशन इसी तरह रखेंगे। अब मैं थोड़ा सा देखें, ये पुरानी बातों की वजह से जो है, अगर ये आप अपना इस पे अच्छा रिस्पांस दे देते, 2-4 लोग मुझे प्रॉपर जवाब अगर दे देते तो मुझे इतना बोलना नहीं पड़ता। देखें, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूं, दो अंदाज है ना पढ़ने के। एक ये कि मैं कह दूं एडजस्टमेंट ईयर एंड पे बनती है और आप अपने पास लिख लें एडजस्टमेंट हमेशा ईयर एंड पे बनती है। कोई आपसे बोले क्यों बनती है, बोलो यार पता नहीं भाई, सर इमरान ने बोला, हमारे टीचर ने पढ़ाया, पढ़ लिया हमने चुपचाप। बात यह है कि हम चाहे हर महीने प्रॉफिट और लॉस बिजनेस का मालूम करें या ना करें, एक ईयर कंप्लीट होने पर हमें बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस लाजमी मालूम करना है और उस प्रॉफिट लॉस को मालूम करने के बाद ओनर के हवाले करना है। ओनर को बताना है कि आपके कैपिटल में इजाफा हो गया, प्रॉफिट होने से आपकी मिल्कियत बढ़ गई, और अगर लॉस हुआ तो उसके कैपिटल को कम करना है। अगर ना करें, अक्सा अक्सा कह रही है सर अगर ना करें ये काम, तो फिर बिजनेस की परफॉर्मेंस आपको पता कैसे चलेगी? 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आपको पता चलेगा अक्सा कि आपका बिजनेस तो लॉस में जा रहा है, तो हो सकता है कि अब आपके पास संभलने का मौका भी ना हो मेरा बेटा। क्या ख्याल है? तो उम्मीद करता हूं आपको जवाब मिल गया आपके सवाल का। वो कह रही थी कि अगर ना करें हम प्रॉफिट और लॉस मालूम साल के एंड पर, तो मैं तो आपसे कह रहा हूं आप हर महीने मालूम करें, मुझे इशू नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग कह रही है आप शॉर्ट टर्म पीरियड का जब एंड होने लगे, 1 साल का एंड होने लगे, तो आपने अपना प्रॉफिट लॉस मालूम करना है। अब प्रॉफिट और लॉस मालूम करना है, काम क्या है मैं आपको प्रॉफिट और लॉस मालूम करना नहीं सिखा रहा अभी, मैं आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं सिखा रहा अभी। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम एडजस्टमेंट्स बनानी है। क्या करना है एडजस्टमेंट में? एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब बढ़ाना या कम। किसे बढ़ाना है या किसे कम करना है? एसेट्स को, लायबिलिटीज को, कैपिटल को। हो सकता है कि वो भी बढ़े और कम हो, लेकिन असल टारगेट है दो चीजें। कोई पूछे एडजस्टमेंट क्यों बनती हैं, तो उसे बोलो ड्यू टू मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल की वजह से बनाते हैं। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आप जिस ईयर का खर्चा है उसी ईयर में रिकॉर्ड करो उसको उसी ईयर के एक्सपेंसेस से मैच करो। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं बनाऊंगा तो खर्चा इस साल रिकॉर्ड नहीं होगा। वो जो 12वें महीने की सैलरी मैंने पे नहीं की मुलाजमीन को, अगर बेशक मैंने पे नहीं की और मैं रिकॉर्ड भी ना करूं इस महीने, कब रिकॉर्ड करूं? अगले साल। तो होगा क्या? खर्चा बिलोंग करता था इस साल से, रिकॉर्ड हुआ अगले साल, तो इसका मतलब है वो तो प्रेजेंटेशन ही गलत हो गई। मैंने तो बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस मालिक को नहीं बताया। तो बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस तभी बताया जा सकता है जब हम जिस पीरियड से एक्सपेंस और रेवेन्यू बिलोंग करते हो उनको उसी पीरियड में लिखें, रिकॉर्ड करें। तो हम एडजस्टमेंट बनाते हैं इसी बिना पर हमेशा साल के आखिरी दिन। वो साल का आखिरी दिन जरूरी है दिसंबर 31 हो? बोलें, साल का आखिरी दिन कुछ भी हो। साल का आखिरी दिन जून 30 हो सकता है, मई 31 हो सकता है, और जनाब फेब 28 हो सकता है, मार्च 31 हो सकता है। साल के आखिरी दिन होने की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी मंथ का एंड साल का आखिरी दिन हो सकता है। सर तो फिर साल तो नहीं खत्म हो रहा होगा? भाई साल इस तरह खत्म होगा ना, जैसे आप में से हर किसी की जिंदगी का जो साल है वो अलग अलग खत्म होता है। आप सबकी जिंदगी का साल एक जैसा नहीं है। इस तरह बिजनेस की जो फिस्कल ईयर होता है वो भी जरूरी नहीं कि सेम हो। कैलेंडर ईयर सबका सेम है, लेकिन फिस्कल ईयर चेंज है। अब सोच रहे होंगे सर ये क्या होता है? फिस्कल ईयर कभी भी शुरू और कभी भी खत्म हो सकता है। ओके प्यारे बच्चों, बहुत शुक्रिया। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 की तरफ जा रहा हूं। सबसे पहले एडजस्टमेंट किस चीज की पढ़नी है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पढ़नी है। आखिर ये एडजस्टमेंट
क्या है इसके बारे में बात करूंगा, एडजस्टमेंट बनवाऊंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एडजस्टमेंट, इस 2 लाइनों की एडजस्टमेंट पर आप सेकंड ईयर में SLO 10 पढ़ेंगे, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। यानी जिस पर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, एक एंट्री, 2 लाइनों की एक एंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, ये एक एंट्री में लिखने जा रहा हूं बस। ये एंट्री आप लोग घोल के पी जाएंगे। मैं समझाने की बेशक भरपूर कोशिश करूंगा, मैक्सिमम कोशिश करूंगा समझाऊं। और इसमें एक अकाउंट आएगा, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी, वो भी समझाऊंगा। लेकिन अगर मर्चेंडाइज के बारे में 100% आप समझते हैं कि आपको इल्म हासिल हो गया, तो नहीं, गलत फहमी है। मैंने कहा सेकंड ईयर में आपको एक SLO पढ़ाया जाएगा, SLO 10, उसमें आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगली एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन की है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाहिर 2 लाइनों की एक एंट्री है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अभी कुछ लोगों के लिए तो ये भी एक बहुत बड़ा पहाड़ है, बोल रहे हो ओए क्या एंट्री बोल रहे हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्या मतलब है इसका, क्या होगा इसका, कैसे होगा, क्यों डेबिट क्यों क्रेडिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के नाम में तो चलो एक्सपेंस आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ कैसे रहा है, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की नेचर क्या है, वो क्रेडिट क्यों रहा है, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन बेटे आपकी ही फर्स्ट ईयर में, आपकी ही क्लास में डेप्रिसिएशन के ऊपर पूरा SLO है, SLO 5। उसमें एक एसेट को खरीद कर उसकी कॉस्ट निकालते कैसे हैं, कॉस्ट को कंप्यूट करना, डेप्रिसिएशन के मुख्तलिफ मेथड्स, फिर एसेट को, अगर एसेट की लाइफ 10 साल है, आपने 4 साल इस्तेमाल करने के बाद बोला बस भाई अब दिल नहीं चाह रहा इसे इस्तेमाल करने का, बेच दिया, फेंक दिया, एक्सचेंज कर लिया, दुकानदार के पास लेकर गए, बोला मुझे नया दे दो, ये पुराना वाला ले लो, तो इसकी अकाउंटिंग, तो ये आपके लिए तो 2 लाइनों के काम है अभी। लेकिन आप सोचें कि आपका टीचर इस पे कितना बोल सकता है। बैड डेट एक्सपेंस, इसके ऊपर भी चैप्टर होता है, लेकिन ना वो फर्स्ट ईयर में और ना वो सेकंड ईयर में आपके पास। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल पे चैप्टर नहीं है आपके पास, आपके SLOs में। हम आपको नॉलेज जरूर दे देंगे कि बैड डेट एक्सपेंस क्या है, किस चीज पे कंप्यूट होता है, क्या है। हाँ बिल्कुल पहले पढ़ा होगा, लेकिन अब नहीं है, अभी कोर्स में नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं आप समझे नहीं शायद, चैप्टर की बात कर रहा हूं, SLO बिल्कुल बिल्कुल पढ़ा होगा, बहुत अच्छी बात है। ओ लेवल्स, AQUEB, AQUEB, AQUEB से पढ़कर आए हो और ट्रेड रिसीवेबल का चैप्टर पढ़ा है। हाँ हाँ वही, मतलब ट्रेड रिसीवेबल, वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि आप क्योंकि पढ़कर आए। तो वो अब वो तो पूरा अपना एक बनाएंगे ना सिलसिला, कि हमारे पास जो बच्चा 9-10 आकर AQUEB पढ़ रहा है, उसको हमने जो चीज वहां पढ़ा दी, अगर वही चीज हम दोबारा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ाएंगे, बोरिंग हो जाएगी। तो शायद ये भी एक वजह हो सकती है। लेकिन आप AQUEB ने 9-10 तो मेरा ख्याल है लास्ट 2 इयर्स बैक शुरू किया है, ऐसा ही है। आपका पहला बैच होगा शायद जिसने कॉमर्स पढ़ी होगी, अकाउंटिंग पढ़ी होगी, उससे पहले नहीं था। तो अब आपका सिलेबस नया बन गया, अब इनका सिलेबस दोबारा, यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस आगे जाके दोबारा रिवाइज होगा। आप अगले साल भी यही सिलेबस पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद सिलेबस रिवाइज होगा मेरे मुताबिक, हर 4 इयर्स के बाद होता है। अच्छा आप काम की बात सुने, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट पढ़नी है, डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट पढ़नी है, बैड डेट एक्सपेंस पढ़ना है, एक्रूड पढ़ना है। एक्रूड क्या होता है, कोई खर्चा हो चुका है लेकिन अभी तक हमने आधा, कोई इनकम हम कमा चुके हैं लेकिन पैसे अभी तक मिले, एक्रूड है। एक्रूड इसका मतलब है एक्रूड की कितनी डायरेक्शन हो गई, आवाज ही नहीं आ रही। एक्रूड की 2 डायरेक्शन हो गई, या तो पैसे या फिर पैसे देने, दोनों डायरेक्शन पढ़ेंगे। इसी तरह प्रीपेड होता है, एडवांस, एडवांस पेमेंट जब हम किसी को करते हैं तो उस एडवांस को मंथ एंड पर, ईयर एंड पर एडजस्ट करना पड़ता है। सर क्यों एडजस्ट क्यों करना पड़ता है, अगर मैंने किसी टीवी चैनल को 6 मंथ्स के पैसे एडवांस दे दिए कि भाई हमारा एड आप ऑन एयर कीजिएगा, और मैंने कब पेमेंट की, October 1st, कब पेमेंट की, October 1st को मैंने पेमेंट की 6 मंथ्स की, और December 31st को मैं अपना प्रॉफिट लॉस मालूम कर रहा हूं, तो मैंने तो पेमेंट करते हुए उसे प्रीपेड कहा होगा। लेकिन सोच के बताओ December 31st को क्या वो प्रीपेड अभी भी 6 मंथ्स का बचा हुआ है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 बन रहे हैं हमारी तरफ तो आजकल, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसका मतलब है 3 मंथ्स का प्रीपेड एक्सपायर हो गया, यूज हो गया, उसका बेनिफिट मिल गया,
टीवी चैनल ने मेरे एड्स को ऑन एयर कर दिया, मैंने उनको पैसे दिए थे 6 मंथ्स के एडवर्टाइजिंग के, उन्होंने 3 मंथ्स की एडवर्टाइजिंग ऑन एयर कर दी, उन एड्स ने मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचा दिया। समझ में नहीं आ रहा, शायद मुश्किल बातें कर रहा हूं बहुत। अगर फिजिकल वालों की शक्लें ऐसी हो जाएंगी तो ऑनलाइन वाले तो बेचारे पता नहीं किस हौसले से पढ़ रहे होंगे, घर वाले बार बार लाके जूस और कुछ ठंडा पानी मुंह पे मार भी रहे होंगे, बेटा उठ जाओ पढ़ लो मजबूरी है, पढ़ना पड़ेगा। चले, हाँ हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ जाफा, नहीं आ रहा, तुम भी यही बोल रहे हो ना सर नहीं आ रहा, मैं भी ये बोल रहा हूँ नहीं आ रहा, सही है, वेरी गुड। तो प्रीपेड इसका मतलब है, प्रीपेड की नेचर तो बताओ क्या होती है? प्रीपेड की नेचर क्या होती है? एसेट, लेकिन हर एसेट जिंदगी भर एसेट नहीं रहता। जिंदगी में हर चीज जो आपके पास एज अ रिसोर्स मौजूद है वो जिंदगी भर आपको फायदा, एक वक्त आएगा कि वो आपके लिए यूजलेस हो जाएगी, आप कहेंगे बस जितना बेनिफिट मिलना था, फर्स्ट ईयर की किताब पढ़ ली, पूरी पी गए, समझ आ गई, बेहतरीन चैंपियन हो गए, अब क्या फायदा पहुंचाएगी आपको, अब इससे आगे की कोई बुक पढ़े, किसी और के लिए ये फायदेमंद है लेकिन अब आपके लिए फायदेमंद नहीं है। तो हर रिसोर्स की एक एज है, वो एक खास वक्त तक फायदा पहुंचाती है, उसके बाद बस। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आगे बढ़ता हूं मजीद। और अब क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? मैं शुक्रगुजार हूं तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स का कि वो कोशिश कर रहे हैं पार्टिसिपेट करने की, और बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शुक्रगुजार हूं मैं आप सब लोगों का। अच्छा जी, अनअर्न ऐसी अमाउंट जो हम रिसीव कर चुके हैं बट हमने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की, कमाई नहीं है, तो सर इसको एडजस्ट करने की क्या जरूरत पड़ी है? फिर वैसे ही सोच लें, आपने किसी से 1 अक्टूबर को रेंट रिसीव कर लिया 6 मंथ्स का, और आपने उस सारे पैसे को मान लिया बिजनेस की लाइबिलिटी, लेकिन दिसंबर 31 को क्या 6 मंथ्स की अमाउंट लाइबिलिटी है? 3 मंथ्स की अमाउंट बन चुकी है आपके बिजनेस की इनकम, हक नहीं, अब आपकी इनकम बन गया, पैसे तो आप ऑलरेडी ले चुके थे लेकिन आप उस सारे पैसों को कह रहे थे अपने बिजनेस की लाइबिलिटी, अब आपके बिजनेस की लाइबिलिटी 6 मंथ्स की रही, 3 मंथ्स की अमाउंट आप हलाल कर चुके हैं। तारिक आजम साहब एसेट कहां से लेकर आए आप ढूंढ के हैं? ये एसेट्स का मतलब क्या है? किस खुशी में एसेट लिख के भेजा है आपने? तो इसका मतलब है बाकी 3 मंथ्स की अमाउंट अब आप नेक्स्ट पीरियड में अर्न करेंगे। 3 मंथ्स की अमाउंट इस पीरियड में आप अर्न कर चुके हैं, तो आपको उस 3 मंथ्स की अमाउंट को कहना पड़ेगा अपने बिजनेस की इनकम, इनकम जो इस पीरियड से बिलोंग करती है, लेकिन आपने तो उसे इनकम कहा ही, अब आप कहेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब है आपने अपनी इनकम बिजनेस की दिखाई कम, आपका प्रॉफिट लॉस भी आएगा गलत, कम आएगा प्रॉफिट, क्योंकि आपने अपनी इनकम कम लिखी है। बहरहाल ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब मैं कोशिश करता हूं मर्चेंडाइज पहली एडजस्टमेंट की तरफ आ जाऊं। ऐसी बात ना करो, बारिश नहीं हो रही। प्यारे बच्चों, अपने पास बराह मेहरबानी मेरे साथ साथ काम कर लीजिए। आपको बोर्ड नजर आ रहा है अबीर? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट ईयर एंड, गुड्स इन हैंड। हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्त सवाल है आपका। हम पहली एडजस्टमेंट के बारे में आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। अब पहली एडजस्टमेंट ये है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। एडजस्टमेंट क्यों बनती है, इतनी देर से ये पढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, वो समझ आ गया। अब एडजस्टमेंट 6 हैं, इनको एक एक करके पढ़ना है, और अगर आपने इस पे कमांड बना ली तो अगला सिलसिला आसान। जैसे आपने हेड ऑफ अकाउंट्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट तमीज से पढ़ा, तो जर्नल आपने बनाया, सर इमरान ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सर इमरान ने आपको जहां जहां आप गलती कर रहे थे वहां गाइड किया। आप इस एडजस्टमेंट को सही से पढ़ेंगी तो आगे इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट में सिर्फ एक बार बताऊंगा, फिर आप बनाएंगी, लेकिन एडजस्टमेंट सही बनाएंगी तब। और
हर बच्चे के रजिस्टर में मुझे एडजस्टमेंट का काम लाजमी चाहिए। आप एडजस्टमेंट लिखकर बनाएंगे लाजमी, और जो काम मैं यहां लिखकर कर रहा हूं इसी तरह आपने लिख के अपनी नोटबुक में करना है, और प्रैक्टिस लिखकर ही करनी है, दिमाग में सोचना नहीं है। दिमाग में तो बहुत कुछ सोचे हैं आपकी, तो आप शराफत से वो काम कीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, लिखकर। सही है? अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं, वक्त थोड़ा सा कम है हमारे पास। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं। मर्चेंडाइज के एडजस्टमेंट क्यों करते हैं अभी इस पे बात करूंगा, फिलहाल पहले कुछ अंग्रेजी के जुमले लिख रहा हूं, आप नोट कर लें अपने पास। और मैं ये नहीं करूंगा कि मैं आपको 2 4 5 एडजस्टमेंट पढ़ा के फिर प्रैक्टिस करवाऊं, नहीं। एक एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा उसकी प्रैक्टिस, तीसरी एडजस्टमेंट उसकी प्रैक्टिस, चौथी एडजस्टमेंट उसकी प्रैक्टिस। इस तरह टाइम बहुत लगेगा मुझे पता है, लेकिन होगा क्या, हर एडजस्टमेंट पढ़ने के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर मैं आपसे कहूंगा अब आप एक सवाल निकालें और उसमें अब आप जितनी एडजस्टमेंट बनी हुई है सारी बनाएं एक साथ। समझे मेरा एम क्या है? अगर आप नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा आपको मजीद यहाँ एक शो करता हूँ फाइल, उससे आपको मजीद अल्लाह के हुक्म से बात समझ आ जाएगी। ये लीजिए, ये एक अदद फाइल है, अगर आपको नजर आ रही हो। इसमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में नीचे 4 लाइनें हैं। सर हमें तो समझ ही नहीं आ रही क्या चीज है, आप ज्यादा समझे नहीं, ये एक सवाल है। इस सवाल में ऊपर बना हुआ है ट्रायल बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। ट्रायल बैलेंस आप सब जानते हैं। सर ये कैसे ट्रायल बैलेंस है? मैंने आपसे कहा ना, आप फजूल चीजें मत देखें, सिर्फ एक लाइन देखें क्या लिखी है। ये रहा कर्सर, गौर से देखें क्या लिखा है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिसंबर 31 2010। एडजस्टमेंट हम बनाते हैं, लेकिन हमें एकेडमिक लाइफ में बताई जाती हैं कि इन इन चीजों को एडजस्ट करना है। वो खुद बोलेगा कि इन इन चीजों को बढ़ाना, या तो हमें एडजस्टमेंट बनानी आती होगी तो बनाएंगे ना, वरना हम इस लाइन को पढ़ के सोचते रहेंगे करना क्या है भाई, चाहते क्या हो भाई, इसी इसी चक्कर में वक्त गुजर जाएगा। तो मेरा बेटा, आप में से कोई सवाल करना चाह रहा था, मैं सवाल ले लेता हूं अभी, अगर कोई चाह रहा था सवाल करना। लेकिन काम की बात यह है कि भाई अभी मैं आपको एक एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, वही एडजस्टमेंट बनवाऊंगा, फिर अगले सवाल पर वही एडजस्टमेंट, फिर उससे अगले सवाल पर वही एडजस्टमेंट। जब मुझे लगेगा कि आप उस एक एडजस्टमेंट के चैंपियन बन गए, फिर मैं आपको अगली एडजस्टमेंट पढ़ाऊंगा, लाइक ये वाली पढ़ाऊंगा, डेप्रिसिएशन। फिर डेप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करवाऊंगा। और जब आप सारी एडजस्टमेंट पढ़ चुके होगे तो फिर मैं आपको कहूंगा बेटे ये सवाल है, अब ये सारी एडजस्टमेंट एक बार अपने रजिस्टर में जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाकर प्रॉपर 1 से लेके 4 तक एडजस्टमेंट फेयर बनाओ। समझे मेरा एम क्या है? मैं सारी पढ़ाकर प्रैक्टिस पे आया तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा, आप भूल चुके होंगे। सब क्लास में एक जैसे नहीं है, तो इसलिए मेरी कोशिश है मैं इंडिविजुअली आपको एक एक एडजस्टमेंट पढ़ाऊं। चलें, शुक्रिया जो लोग मेरी बात समझ गए, और बाकी जो समझ रहे हैं इंशाल्लाह वो समझ ही जाएंगे एक ना एक दिन। अब मेरे बच्चों, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट के बारे में लिख रहा हूं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट ईयर एंड, मर्चेंडाइज गुड्स इन हैंड, गुड्स ऑन हैंड, अनसोल्ड merchandise at period ended। आगे कुछ भी लिखा हो सकता है, ये डैश डैश का मतलब है, ब्लैंक्स लगा देता हूं मेरा ख्याल है, जैसे आप लगाते हैं। सही है? हाँ, बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले एडजस्टमेंट बनाना तो सीखें। देखो काम क्या है हमारा, हमारा काम है टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। तो इसका मतलब है मैं एडजस्टमेंट का इफेक्ट इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में लेके जाऊंगा, लेकिन पहले मेरे बच्चों को एडजस्टमेंट तो बनानी आती हो कि आखिर एडजस्टमेंट बनती क्या है और क्यों बनती है। बजाय इसके कि बस मैं बोलूं ये बनती है, मेरी कोशिश होगी मैं जिस हद तक आपको हेल्प कर सकूं करूं। ठीक है? तो बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके दिमाग में यकीनन, तो आपके सवाल के जवाब मिलते हैं। रविया कुछ ज्यादा सोच रही हो तुम, बताओ क्या क्वेश्चन है, बोलो। पक्का हेसिटेट करने का नहीं। आप में से किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? क्या आप सब नॉर्मल हैं? ये जो थोड़े से कह रहे हैं ना, इसका मतलब है आप, हर एबनॉर्मल इंसान ऐसी बोलता है कि मैं थोड़ा सा नॉर्मल हूं। देख लें, आप सोच लें क्या ज्यादा हो गया है। कुछ भी ज्यादा नहीं हुआ है, आप थक गए हैं, आप 2 दिन 3 दिन आपने आराम नहीं किया लग रहा है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपको मिले, होमवर्क भी नहीं था सच मेरे सब्जेक्ट का कोई।
लेकिन थोड़ा सा आपको भाई देखें, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश किया करें, कोई एक्टिविटी, जो एक्टिविटीज इजीली हो सकती हैं वो क्या करें परफॉर्म अपनी जिंदगी में। ऐसा थोड़ी कि सिर्फ पढ़ाई, ये जो यहाँ जो आपका टाइम है वो टोटल पढ़ाई है। जी ओके जी, अटेंडेंस मार्क कर दें। अली मोहम्मद साहब शुक्रिया बहुत बहुत। तमाम पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क कर दे। पूरी क्लास से रिक्वेस्ट है अटेंडेंस मार्क करे, एक एक करके सुन रहा हूं। बिल्कुल सर, ये लिखना है, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट है, आप यहां लिख लें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट ईयर एंड, गुड्स इन हैंड, गुड्स ऑन हैंड, अनसोल्ड मर्चेंडाइज एट पीरियड एंडेड। एग्जैक्टली दिस एडजस्टमेंट बिलोंग्स टू मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। और फिर क्या एंट्री बनानी है वो मैं अभी बताऊंगा। और वैसे तो आप आंखें बंद करके बना दीजिएगा, ज्यादा वहां दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट भी शेयर करूंगा इंशाल्लाह। हाँ बोलो अमन। थोड़ी आवाज आती है फिर चली जाती है। जो लास्ट वाला मैंने लगाया था ये, हाँ ये बेशक रहने दें, कोई मसला नहीं है। बहुत अच्छा किया अगर आपने कर लिया, सही है। अगर आपने कॉपी कर लिया बहुत अच्छा किया, लेकिन हम इस हर एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे, तो पहली एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं, सही। अच्छा चलो प्यारे बच्चों आगे बढ़ूं। हाँ मेरा बच्चा तलाल बिन आमिर साहब, जब मैंने गुड्स इन हैंड के आगे स्लैश लगा के क्या लिखा है, इसका मतलब एक ही बात है। अब ये मत समझ लेना कि गुड्स हमारे हाथों में रखी हुई और हमारी रस्म हो रही है। हाँ, इसका मतलब ये है कि गुड्स हमारे ऑफिस में मौजूद हैं, गुड्स हमारे गोडाउन में मौजूद हैं, गुड्स हमारे पास हैं, समझ गए। हाँ, भरोसा नहीं है ना आप लोग तो भाई, हो सकता है बोलें कि सर सामान हाथों में है, रस्म हो रही है, तो बरी बरी आ रही है और जा रही है। चलें, तो हो गया जनाब। ये वो अंग्रेजी के चंद जुमले आपके सामने पेश किए, जिनको पढ़कर पेपर में हमें पता चलेगा कि आज हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट बनानी है। अब आपका सवाल आया, क्यों बनानी है मर्चेंडाइज, क्यों सर ये तो पता है, एडजस्टमेंट क्यों बनानी है, टू डिटरमाइन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। हम मर्चेंडाइज क्यों क्यों बनानी है, इसलिए प्यारे बच्चों अब आपका भरपूर साथ चाहिए मुझे। मैं एंट्री भी लिखूंगा, और मैं उससे पहले एक जुमला कहता हूं। अबीर भाई प्लीज प्लीज, सर बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब आप लोग बोलते हैं, बोले गलत बोल दें आप बस। अच्छा क्या बता रहे थे। अरे यार आप ऐसे हेजिटेट कर रहे हैं आप तो। मेरी क्लास में हेजिटेशन किस बात की मेरा बेटा। अरे यार इतना खतरनाक हो गया हूं मैं, अल्लाह माफ करे, मुझसे बच्चे डर रहे हैं भाई। तौबा तौबा यार। चल चलो भाई, देखें रिस्पेक्ट एक अलग चीज होती है और डर एक अलग चीज है। अगर आप डरेंगे ना टीचर से, तो कभी भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकेंगे हमारे साथ। तो आप मेरे अंदाज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्लास में क्या चाहता हूं। आप डेकोरम मेंटेन भरपूर तरीके से कर रहे हैं। मुझे लगा कि आप बस सिर्फ एक इशू है, कुछ लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं आप वो करके नहीं आ रहे। लेकिन अगर इखलाकियात की बात की जाए, तो मुझे इस क्लास से इखलाकियात में कोई इशू नहीं है। इखलाकियात यही है ना कि आप क्लास में बैठे हुए हैं, तरीके से बैठे हुए हैं, टीचर बात कर रहा है आप गौर से सुन रहे हैं, एक आध छोटी मोटी बात कर लेते हैं, अलाव है। लेकिन जहां मुझे लगा कि मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूं और आप मुझे बात करते हुए नजर आए, तो फिर आपको पता है मेरा अंदाज एक सेकंड में बदल जाता है। क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है आपके बड़े आपसे बात कर रहे हैं, जब वालदैन बात कर रहे हो तो फिर किसी दूसरे की बात की अहमियत नहीं रहती। अच्छा चलें, अब मैं इस सवाल का जवाब देने लगा हूं कि मर्चेंडाइज की ही एडजस्टमेंट क्यों बना रहे हैं। तो चलो अब मेरा साथ देना, तुम लोग ऑनलाइन वालों तुम भी जिंदा हो जाओ। बताओ मर्चेंडाइज नाउजुबिल्लाह नाजिल हुई थी ऊपर से, कहां से आई। नहीं नहीं सर, मेरा सवाल ही नहीं सुना आपने। आप तो ये बता रहे हैं कि ये मर्चेंडाइज बच गई है, मेरा सवाल ये मर्चेंडाइज आई कहां से। मर्चेंडाइज को, मर्चेंडाइज को खरीदा, डकैतियां तो नहीं मारते ना हम लोग। खरीदा परचेज किया एक ही बात होती है, उर्दू ज्यादा पसंद है मुझे। मर्चेंडाइज को खरीदा, परचेज किया। जब खरीदा तो कहा मर्चेंडाइज खरीदने को नाम दिया, फलक बताएगी, फलक बताएगी, फलक। मर्चेंडाइज खरीदने को क्या नाम दिया मेरा बेटा, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रही है मायरा। नहीं, मर्चेंडाइज जो खरीदनी हो आपने उन्हें गुड्स कहा, गुड्स का ही दूसरा नाम मर्चेंडाइज है। लेकिन मर्चेंडाइज को खरीदने को क्या कहा, ये मेरा सवाल है। अभी नहीं पूछ रहा ना तुम लोगों से,
क्या कहा? बस इसका मतलब है बेटा, मेरा बच्चा, आप मेरी बात समझ जाओ ना अगर, तो कोई मौजजा ही हो सकता है। पूरी क्लास बता दे क्या कहा? परचेजेस। क्या कहा मेरा बेटा? परचेजेस। देखें, यकीन करें, हर साल कोई 1 2 3 लोग ऐसे होते हैं, हर क्लास में होते हैं। जैसे एक पेटी होती है ना, आमों की पेटी होती है, उस पेटी में 1 8 2 दाने। पेटी, पेटी बोले तो आमों की पेटी, पेटी कहते हैं उसको हमारे यहाँ। हो सकता है आप लोग बॉक्स कहते हो, हमारे यहाँ तो भैया पेटी कहते हैं उसको। हो सकता है वही वाली बात मम्मी डैडी, हमारे आमों के बॉक्स आए हैं, बॉक्स, आमों के बॉक्स। हमारे यहाँ तो आमों के बॉक्स नहीं आते भाई, हमारे यहाँ तो आती हैं आमों की पेटियां। पेटियां, तो पेटियों में होते हैं आम, और आम में 1 2 आम खराब निकल ही आते हैं। क्या ख्याल है? तो बेटे बस आप अपना एहतसाब कर लें, अब आप कौन से वाले आम हैं डिसाइड कर लें। एक तो आप आम है ही नहीं कहीं दूर दूर से, अल्लाह माफ करे, सारे ही अमरूद हैं, और ऊपर से कुछ तो ऐसे हैं बस मत पूछो। बहरहाल भाई, काम की बात यह है, मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो खरीदने को कहते हैं परचेजेस, और परचेजेस के वालिद मोहतरम का नाम, आवाज ही नहीं आ रही क्यों भाई समर? परचेजेस के अब्बू का नाम? एक्सपेंस बोले तो खर्चा, यानी मर्चेंडाइज को खरीदते हुए मान लिया बिजनेस का खर्चा। शोएब भाई जिंदा है ना? क्या बोल रहा हूं? मर्चेंडाइज को खरीदते हुए मान लिया बिजनेस का खर्चा। सोचो, अगर वो मर्चेंडाइज इसी पीरियड में बिक गई, वो मर्चेंडाइज जो खरीदी थी वो इसी पीरियड में सारी की सारी बिक गई, तो बेचने को कहा होगा सेल्स। सेल्स होती है हमारी इनकम, यानी खरीदने को खर्चा कह दिया और बेचने को इनकम कह दिया। दोनों प्रॉपर मैच होंगे, सही प्रॉफिट लॉस पता लग नहीं, चल जाएगा। सही प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। लेकिन अगर उन मर्चेंडाइज में से 1 लाख रुपीस की मर्चेंडाइज खरीदी थी, उसमें से 10,000 की मर्चेंडाइज ईयर एंड पर बची हुई है, नहीं बिकी, सेल भी लगा दी हमने, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा, तो क्या रोस्ते रास्ते में जाते हुए किसी शख्स को पकड़ो, बोलो प्लीज ले जाओ ना भाई, सस्ते में दे रहा हूं? नहीं ना। इसका मतलब, अबे सुन तो ले मशहूद, इसका मतलब ये हुआ बेटे कि जब मेरे पास मर्चेंडाइज मंथ एंड ईयर एंड पर बचेंगी, तो और मैं चाह रहा हूं कि बिक जाए, सेल भी लगा दी कम अप टू 70% ऑफ, लेकिन फिर भी कोई लेके नहीं जा रहा, तो अब वो सामान मेरे पास ईयर एंड पर मौजूद है, मैं तो उसे इस साल का क्या मान चुका हूं? मैं उसे इस साल का क्या मान चुका हूं? एक्सपेंस। खरीदते हुए उसे बोला था ना अपना खर्चा, लेकिन खुद बताओ अब सोच के, क्या वो इस साल का एक्सपेंस है? लेकिन मैंने उसे खरीदते हुए माना था इस साल का। क्यों माना था सर? ऐसे क्यों करते हैं हम? क्योंकि हमारी अप्रोच ये होती है कि अभी माल लेके दुकान पहुंचूंगा, ये लंबी लाइन लगी होगी, धमाधम माल बिक रहा होगा, और इंशाल्लाह फौरन ही माल बिक जाएगा, सामान बेच के आमदनी इसी महीने इसी साल हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो ना सका, और वो सामान ईयर एंड पर मेरे पास बच गया है, तो अब वो कब बिकेगा? अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट ईयर। इसका मतलब है वो नेक्स्ट ईयर बिकेगा तो रेवेन्यू भी जनरेट होगा अगले साल, तो वो खर्चा भी कहलाएगा। आवाज ही नहीं आई। लेकिन हम तो उसे इस साल का खर्चा कह, तो खर्चे को करना पड़ेगा। दिस इज वाई हम बनाते हैं एडजस्टमेंट मर्चेंडाइज की। ये वो वजह है जिसकी बिना पर हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट बनाते हैं, हम मर्चेंडाइज को एडजस्ट करते हैं। हम कहते हैं जो सामान इस साल बिक नहीं सका, जिसे हमने माना था बिजनेस का खर्चा, वो इस साल का खर्चा, तो अब वो बिजनेस को चलाने में अगले साल बिजनेस को पहुंचाएगा फायदा। तो जिसे माना था खर्चा, वो खर्चा अब उसे कह रहे हैं बिजनेस का एसेट। उसे कह रहे हैं बिजनेस का। सर एसेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो बिजनेस को ऑपरेट करने में आप पहुंचाएगा अगले साल फायदा। मर्चेंडाइज को खरीदते हुए हमने उसे अपना एसेट माना नहीं था। आप में से जो बच्चे इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ कर आए ऑलरेडी, आप में से वो तमाम प्यारे बच्चे जो ओ लेवल्स और AKUEB से कॉमर्स पढ़ कर आए और वो कहते हैं कि सर हमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा दिया गया बिलफर्स, वो जानते होंगे मर्चेंडाइज को खरीदते हुए 2 अंदाज से लिखा जा सकता है। ये बात आप सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। मैंने आपसे कहा कि मेरी लिमिट नहीं है, आपकी लिमिट लगानी जरूरी है। आपकी लिमिट नहीं लगाऊंगा आप पागल हो जाएंगे। और मैं तो बैचलर्स मास्टर्स के लेवल तक अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लिमिट लगानी है आपकी, और लिमिट यही है आपकी कि बस आप इतना याद रखें
कि मर्चेंडाइज खरीदते हुए हमने इस साल पढ़ा उसे परचेजेस, उसे कहा बिजनेस का एक्सपेंस, और अगर वो इस साल बिक नहीं सका तो वो इस साल का खर्चा भी, बोलो ना, इस साल का खर्चा भी, तो खर्चे को करना पड़ेगा कम। तो फिर सर वो क्या है? अगर वो इस साल का खर्चा नहीं है तो वो क्या है? और एसेट। लेकिन हमने तो उसे एसेट के तौर पे लिखा ही, तो अब लिख लूं, अब लिख लूं, इसका मतलब एसेट्स में होगा। आवाज ही नहीं आ रही, क्या बात है, खुश रहिए अपने अपने खर्चों पर। अब हम बना रहे हैं इसकी एक अदद एंट्री। एंट्री आपको लिख के दिखाता हूं, इसी जर्नल में बना देता हूं, इसका नाम लिख देता हूं डेमो एंट्री। आपको जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों, जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है। बेटे इस साल शाज, इस साल एसेट मानोगे तो अगले साल फायदा पहुंचाएगा ना, वरना क्या अगले साल पहले दिन वो नाजिल होगा अलग से एसेट के तौर पे, ऊपर से छत में सुराख होगा वहां से गिरेगा वो। अबे इस साल के एंड पे बचेगा, जब इस साल के एंड पे उसे कहोगे वो एसेट है, जो कैश दुकान में इस साल के एंड पर बचेगा अगले दिन सुबह वो मौजूद होगा ना, नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे, या वो नेक्स्ट डे खुद ब खुद आएगा बन के। जी जी बिल्कुल आरिफा, आप सब लोग कॉपी करें, लेकिन आपको जर्नल जर्नल का फॉर्मेट नहीं बनाना। अच्छा चले मैं शेयर कर देता हूं, मैं उसी तरह काम करके दिखाता हूं जैसे मैं आपकी नोटबुक में चाह रहा हूं। सुने, इधर देखें, आपने ये 3 लाइन लिखी है, उसके बाद आप यहां लिखें एंट्री, सही है। और एंट्री आप कैसे लिखें? आप लिखें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट की अमाउंट आ गई। सर ये कैसी अमाउंट है? अरे भाई डमी है ना, कुछ कहना चाह रही हो ऐसा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और ये अमाउंट आ गई। इसके बाद अब सर ये डेबिट क्यों हुई है ये भी समझा दें साथ साथ। नहीं, जब आप इस एंट्री को बनाओगी, क्या नाम है हेमंत, तो बेटे आप इस एंट्री को किस फॉर्मेट में बनाया करोगी? तो उसमें तो डेबिट के कॉलम में लिखोगी ना। मैं चाह रहा हूं तुम्हें अभी, क्योंकि मैं यहां लिखूंगा ना तो आपको पता नहीं है, हमारे पास तो ऐसे खूबसूरत खूबसूरत दाने, अल्लाह माफ करे, वो जर्नल जर्नल बनाने बैठ जाएंगे। तो मैं चाह रहा हूं भाई अभी तुम सिर्फ एंट्री लिख लो ऐसे, इस तरह बगैर फॉर्मेट बनाए। क्या मैं अब इस क्लास को जर्नल जर्नल का फॉर्मेट बनाना सिखाऊंगा? नहीं ना, तो आप शराफत से इस तरह काम कर लें। सर आपने भी तो बनाया हुआ है, अबे यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे भाई, प्रैक्टिस, सही है। चलो अब बात को खत्म करते हैं जल्दी से। सबको अल्हम्दुलिल्लाह ये समझ आ गया कि मर्चेंडाइज जो ईयर एंड पर बची हैं ये हमारे बिजनेस का क्या है? एसेट। अच्छा, अब वो एक बेसिक अकाउंटिंग, गलत लिख दी, ओके मैं सही कर देता हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की स्पेलिंग में जलजला आ गया, मैं सही कर देता हूँ। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री सही है, मुनासिब हो गई। अबे भाई डीआर आपको समझाने के लिए लिखा है, आप प्लीज लिखना लीजिएगा। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, अभी देखें आपको समझ आएगा ये डेबिट क्रेडिट कैसे, ऐसे समझ आएगा, ये डेबिट और ये क्रेडिट। अब समझ आ रहा है, ये डेबिट हुआ ये क्रेडिट हुआ। सर अब क्रेडिट में क्या आएगा? क्रेडिट में दो में से एक नाम मुझे पसंद है, मुझे पसंद है एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट क्रेडिट, ये क्रेडिट में आया। इसके आगे क्रेडिट लिख देता हूं, हालांकि दिल नहीं चाह रहा लिखने का, लेकिन बस कोई बच्चा गलत काम ना समझे इसलिए लिख रहा हूं। अच्छा, अब यकीनन आपके पास एक सवालों की लाइन होगी बेतहाशा, सर मगर वो एसेट तो, अच्छा शास को तो जवाब दे दिया था मैंने। जी तलाल बिन आमिर साहब आपने बिल्कुल सही इरशाद फरमाया, बची हुई मर्चेंडाइज तो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस होंगी ना, या नहीं? जो मर्चेंडाइज इस ईयर बच गई वो नेक्स्ट ईयर का लाजमी क्या बनेंगी? अगर अगर इस साल नहीं बिक सकी तो कब बिकेंगी? और अगर अगले साल भी ना बिक सकी तो दुकान को आग लगा दीजिएगा। ऐसी दुकान का फायदा है क्या जिसमें आप मर्चेंडाइज बेच ही ना सकें 1 साल तक? मर्चेंडाइज तो हम रोजाना की बुनियाद पे धमाधम बेचते हैं, क्या ख्याल है? तो बेटे ऐसी दुकान ही नहीं होनी चाहिए जहां पे आप मर्चेंडाइज 1 साल तक रख के बैठे रहे। आमतौर पर मर्चेंडाइज विद इन 2 3 4 5 मंथ्स बिक जाती हैं। मैं ये थोड़ी कि अगले 2 साल का स्टॉक ला के रखूंगा, मैं उतना ही माल ला के रखूंगा जितना मुझे लगता है 3 4 महीने में आराम से बिक जाएगा। फिर हो सकता है मैं ज्यादा खरीद के ले आऊं, मार्केट में सस्ता हो जाए, तो मैं लिमिट में खरीदता हूं, इतना कि मैं लोगों की डिमांड को पूरा कर सकूं। ओके, अच्छा जी, तो अच्छा अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बच्चों आपको ये तो समझ आ गया भाई। आप इस यहां से लेके ना
ये पूरा कॉपी कर रहे हैं आप एज इट इज, बिल्कुल इसी तरह चाहिए मुझे, खूबसूरत सा लिखा हुआ। अब बात यह है, इस क्लास को अल्हम्दुलिल्लाह ये तो समझ आ गया कि मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट क्यों हुई। अब एक सवाल आपके दिमाग में है, और इस सवाल के अलावा मैं चाह रहा हूं बेसिक अकाउंटिंग का फॉर्मेट, क्योंकि वो मैंने आपको दिया नहीं फिजिकल, लेकिन आपके पास चीजें लिखी हुई होंगी, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स अगर आपने लिखी हो, या फिर आप आज जाके वो लेक्चर ढूंढेंगे, ढूंढने में आपको टाइम लग जाएगा। तो अभी क्योंकि वक्त कम है, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लेता हूं। कल जब मैं आऊंगा क्लास में तो यहाँ वालों की जिम्मेदारी है, वो मुझे बोलेंगे सर लिस्ट ऑफ अकाउंट्स खोल के दिखाएं। आपने लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पढ़ाते हुए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग पर स्टार बनवाया था, बोला था ये एसएलओ 4 में पढ़ेंगे। सुना आपने मैं क्या कह रहा हूं? जब मैं एसएलओ 1 पढ़ा रहा था ना, लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हाईलाइट किया था, कलर चेंज कर दिया था उसका, रेड कर दिया था उसे, स्टार बनवा दिया था, उस वक्त मैंने कहा था कि मैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एसिड क्यों होती है ये मैं एसएलओ 4 में समझाऊंगा। आज अल्लाह के फजल और हुक्म से मैंने समझा दिया। भाई किसी को समझ तो नहीं आया है? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग हमारा एसिड इसलिए है कि वो साल के आखिर में बच गई है और वो इस साल नहीं बिकी, तो हम कह रहे हैं अब वो हमें पहुंचाएगी फायदा, तो वो हमारा एसिड। और कौन सा एसिड है? करंट। कौन सा एसिड है? करंट एसिड है। और अगले साल वो लाजमी बन जाएगी हमारे बिजनेस का एक्सपेंस, क्योंकि हम उसे अगले साल बेच के रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे, तो रेवेन्यू भी कह देंगे उसे, एक्सपेंस भी कह देंगे, और हमें सही प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा। अब आखिरी सवाल है आप सब लोगों का, मीटिंग के 2 सवा 2 ढाई मिनट रह गए, मैं मीटिंग कंटिन्यू करूंगा? यस बिल्कुल करूंगा। आप दोबारा तशरीफ लाएंगे सब लोग मीटिंग में, और अगर मौका मिल सका तो मैं आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट अभी शेयर कर दूंगा। जी तारिक आजम साहब अनम्यूट करें और फटाफट बोलें, टाइम नहीं है मेरे पास। और मैं अब इस क्रेडिट के बारे में बात करना चाहता हूं आप लोगों से, याद कीजिए। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू हमारे तारिक ये बोलें क्रेडिट प्लीज। क्यों हुआ? एक्सपेंस एंड रेवेन्यू हमारे क्रेडिट क्यों हुआ? सर यही बताऊंगा मैं, बिल्कुल इसी की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस ओके। का मुजाहरा क्या करें, मैं बिल्कुल यही बताऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतनी बड़ी चीज इग्नोर कर दूं? डेबिट समझ आ गया तो शुक्रिया। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी अकाउंट का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा नाम है इनकम समरी अकाउंट। तीसरा नाम है, सर क्या है ये? जब मैं आपको क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ा, बेटा लिख तो नहीं रहा अल्लाह ना करे, मैंने 2 नाम और लिए, लिखे तो नहीं? नहीं आप तो लिख रही हैं, बाकी जो नहीं लिख रहे खुदा ना खास्ता उन्हें ये शक है कि उन्हें याद रहेगा। अच्छा वेरी गुड, जिन्होंने लिख लिए उनका शुक्रिया। वापस क्यों बोलूं? मैंने पहली दफा इतनी टिका टिका के बोला है, मैं बार बार यही बोलता रहूं क्या? आप लोग पहली बार में क्यों नहीं सुनते? जब मैं इतना जोर दे के बोल रहा हूं, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा नाम है इनकम समरी अकाउंट। तो तीनों एक ही नाम है। जैसे ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम अकाउंट रिसीवेबल है, और तीसरा नाम डेटर्स, DEBTORS, टी साइलेंट है, डेटर्स। आवाज तो नहीं आ रही? ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल, डेटर्स, अकाउंट पेबल, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स। लास्ट वाले का नाम है इनकम समरी अकाउंट, माहम। अब ये एक अकाउंट है, इस अकाउंट के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। कब? एसएलओ 4 में, जब मैं क्लोजिंग एंट्रीज पढ़ा रहा हूंगा। जब मैं क्या पढ़ाऊंगा? क्लोजिंग एंट्रीज। अभी मैं क्लोजिंग एंट्रीज नहीं पढ़ा रहा, अभी मैं एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं। सर तो थोड़ा सा 2-4 रुपए का बता दें अभी। हाँ 2-4 रुपए का सुन लें आप। याद है आपको कि हमने मर्चेंडाइज के खरीदने को क्या नाम दिया था? परचेजेस की नेचर थी। एक्सपेंस हमने क्या कर लिया था खरीदते हुए? आवाज ही नहीं आ रही, फातिमा बोल रही है, बाकी सब पता नहीं। एक्सपेंस को इंक्रीज कर लिया था, बढ़ा लिया था। तो आज हम कह रहे हैं ये तो हमारा